हिंदी की बिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण विषय, जो भी अभ्यर्थी बिहार एस्टेट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए। तो इससे पहले मैं बता दूं कि देखिए, मैंने आप सभी को सभी कहानियों के ऊपर शॉर्ट नोट जो है मैंने दे दिए हैं। कविता के ऊपर भी शॉर्ट नोट दिए जा चुके हैं, उपन्यास के ऊपर भी शॉर्ट नोट दिए जा चुके हैं। तो अब बारी आती है निबंधों की। तो आज हम इसके निबंधों के शॉर्ट नोट के ऊपर चर्चा करेंगे, यानी कि इन चारों निबंधों में क्या बताया गया है इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला निबंध है गेहूं और गुलाब। तो इस निबंध के जो निबंधकार है वो है रामवृक्ष बेनीपुरी जी। और इस निबंध में बात करें तो एक निबंध देखिए, रामवृक्ष बेनीपुरी जी का गेहूं और गुलाब नाम से एक निबंध संग्रह भी है, जिसमें 1948 से 1950 के बीच लिखे शब्द चित्रों का संग्रह उन्होंने इसमें किया है। और इस निबंध में जो है 11 निबंध संकलित है, ठीक है। और इसमें एक निबंध जो है आपको गेहूं और गुलाब नाम से भी मिलेगा। ये उनके द्वारा लिखा गया एक ललित निबंध है और इसको हम प्रतीकात्मक निबंध भी कहेंगे, क्योंकि प्रतीक के रूप में गेहूं और गुलाब का वर्णन हुआ है। यहाँ पे परीक्षा में अधिकतर प्रश्न पूछा जाता है कि गेहूं जो है वो किसका प्रतीक है। तो भौतिक, आर्थिक, राजनैतिक प्रगति का जो है प्रतीक गेहूं को बताया गया है। वहीं पे बात करें गुलाब की, तो इसको मानसिक तथा सांस्कृतिक प्रगति का प्रतीक बताया गया है। तो इनके प्रतीक ज़रूर याद कर लीजिए कि गेहूं और गुलाब किस चीज़ के प्रतीक है। इसमें बात करूं तो ये गद्य गीत की शैली में लिखा गया है। देखिए, गेहूं क्या है? गेहूं किसान श्रम से उगाता है। जब उसमें खेतों में फसल उगाई जाती है, गेहूं मेहनत के साथ जो है किसान उसकी बुआई करता है, बीज डालता है, फिर उसकी अच्छे से देखभाल करने के बाद जो है गेहूं की फसल जो है उगती है। तो यानी गेहूं क्या है? श्रम का प्रतीक है, मेहनत का प्रतीक है। और गेहूं जो है लाखों लोगों की भूख, यानी दुनिया में सभी लोगों की भूख जो है वो गेहूं के माध्यम से मिटाई जाती है, ठीक है। वहीं पे अगर गुलाब की बात करें तो गुलाब क्या है? सौंदर्य का प्रतीक है, सुंदरता का। तो मनुष्य के सौंदर्य वृत्ति को तृप्त करती है। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि गुलाब जो है वो आवश्यक नहीं है। दोनों में, यानी कि गेहूं और गुलाब दोनों में संतुलन आवश्यक है। ये निबंधकार ने समझाया है दोनों की क्या महत्ता है। देखिए, अपनी अपनी जगह पे दोनों की महत्ता है। गेहूं जहाँ व्यक्ति की भूख मिटाता है, श्रम का प्रतीक है, मेहनत का प्रतीक है। वहीं पे अगर गुलाब की बात की जाए तो देखिए, आज की जो पीढ़ी है वो विलासितापूर्ण हो गई है, एक दिखावटीपन में जी रही है। वहाँ सुंदरता का महत्व है और हर चीज़ सुंदर सुंदर दिखनी चाहिए, तो वहाँ पे गुलाब का भी अपना महत्व है। तो यहाँ पे इस निबंध के द्वारा गेहूं और गुलाब के बीच का क्या महत्व है, दोनों का क्या महत्व है, और दोनों ही आवश्यक है और दोनों के बीच संतुलन आवश्यक है, ये निबंधकार के द्वारा इस निबंध में बताया गया है, ठीक है। तो ये इस निबंध का भाव था। चलिए बाकी के निबंधों पे चर्चा करते हैं। तो हमारा अगला निबंध है आचरण की सभ्यता। अब ये किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये सरदार पूरन सिंह का निबंध है, ठीक है। एक और चीज़ ध्यान में रखिएगा कि सरदार पूरन सिंह के निबंधों को ज़रूर याद रखिएगा, क्योंकि इनके जो निबंध है वो ज़रूर परीक्षा में पूछे जाते हैं कि इनके कितने निबंध हैं। अब इसमें क्या है, नाम आप देख लीजिए, आचरण की सभ्यता। आचरण क्या होता है? व्यक्ति का व्यवहार, कि वह किस प्रकार से दूसरों के साथ व्यवहार करता है, आचरण करता है। तो इस निबंध में आचरण के महत्व को बताया गया है। विधा, साहित्य, कला, धन से भी अधिक आचरण को श्रेष्ठ बताया गया है, यानी कि आचरण की कितनी महत्ता है। जहाँ पे अलग अलग विधाएं हैं, साहित्य है और कलाओं की अलग अलग क्षेत्र हैं, धन से, इन सभी से जो ऊपर है, श्रेष्ठ है, वो व्यक्ति का आचरण है। ये निबंधकार के द्वारा बताया गया है।
अच्छे आचरण के लिए हृदय में प्रेम, दया, नम्रता और उदारता होनी चाहिए। यानी अच्छा आचरण व्यक्ति के पास तभी होगा जब उसके हृदय में प्रेम हो, दया हो, नम्रता हो, तभी उसके हृदय में अच्छे आचरण की बात आएगी। गरीब पहाड़ी किसान व शिकारी राजा के माध्यम से आचरण को स्पष्ट किया गया है। यानी एक कहानी जो है इसमें बताई गई है गरीब पहाड़ी किसान की और एक शिकारी राजा की, और इसके माध्यम से आचरण का क्या महत्व है ये बताया गया है। यहाँ मैं एक कहानी नहीं बताऊंगी क्योंकि वीडियो फिर लंबी हो जाएगी। तो यहाँ पे इन दोनों का वर्णन जो है किया गया है। ऊंच नीच द्वेष भाव समाप्त करने की बात जो है कही गई है। मानवता की स्थापना की बात की गई है। सर्वत्र प्रेम और एकता को स्थापित करने की बात जो है कही गई है। यानी कि आचरण का महत्व क्या है और इसके द्वारा क्या चीज़ें की जा सकती है। ऊंच नीच समाप्त किया जा सकता है, वैर द्वेष मिटाया जा सकता है, मानवता स्थापित करना जो है अति आवश्यक है। प्रेम और एकता की बात जो है कवि के द्वारा कही गई है। चलिए अब बात करेंगे श्रद्धा और भक्ति निबंध की। तो ये निबंध जो है रामचंद्र शुक्ल जी का है। ये उनके काव्य संग्रह, अगर निबंध की बात करें तो ये उनके चिंतामणि भाग 1 में संकलित है। तो चिंतामणि भाग 1, चिंतामणि किसका निबंध है? रामचंद्र शुक्ल जी का। तो उसके भाग 1 में श्रद्धा और भक्ति निबंध संकलित है, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1939 ईस्वी। इस निबंध में 17 निबंधों का संकलन किया गया है। यानी चिंतामणि भाग 1 में कितने निबंध है? 17 निबंध है। अब यहाँ पे श्रद्धा और भक्ति का क्या महत्व है, श्रद्धा का क्या अर्थ है, भक्ति का क्या अर्थ है, ये सब कवि के द्वारा बताया गया है। श्रद्धा क्या है? तो किसी मनुष्य में जन साधारण से विशेष गुण या शक्ति का विकास देख उसके संबंध में जो एक स्थायी आनंद पद्धति हृदय में स्थापित हो जाती है, उसको श्रद्धा कहते हैं। यानी जब हम किसी को कोई गुण विशेष देखते हैं किसी व्यक्ति के अंदर, तो उसको हम श्रद्धा कहते हैं। किसी के लिए जो मन में भाव उत्पन्न हुए वह क्या कहलाता है? श्रद्धा। श्रद्धा के 3 प्रकार बताए हैं: प्रतिभा, शील, साधन, संपत्ति। तो इसको जो है ये याद रखिएगा, कितने प्रकार बताए हैं? प्रतिभा, शील और साधन संपत्ति, ये 3 प्रकार के बताए गए हैं। श्रद्धा और प्रेम के योग का नाम भक्ति है। तो भक्ति क्या है? श्रद्धा और प्रेम जब आपस में मिलते हैं तो उसको हम भक्ति कहते हैं। निगमनात्मक शैली में ये लिखा गया है। पहले चिंतन किया गया है और फिर जो है उदाहरण देकर निबंधकार के द्वारा अपनी बात जो है स्पष्ट की गई है। यानी शुक्ल जी जो है किसी बात को ऐसे ही नहीं समझाते हैं, पहले कोई बात अपनी चर्चा करते हैं और फिर उसको समझाने के लिए उदाहरण रूप जो है प्रस्तुत करते हैं। तो यही इस निबंध में मुख्य रूप से बताया गया है कि श्रद्धा क्या है और किसी व्यक्ति के प्रति जो श्रद्धा भाव हमारे दिल में किसी व्यक्ति के प्रति जो बात भाव उत्पन्न होती है वो श्रद्धा है। और श्रद्धा किसी के प्रति, अब भक्ति क्या है? तो भक्ति क्या होगी? जब किसी के मन में हमारे लिए श्रद्धा होगा और हमारे मन में उसके लिए प्रेम जागेगा तो भक्ति अपने आप ही जाग जाती है। तो ये सारी चीज़ें हो गई। अब अगली निबंध पे आते हैं। तो हमारा अगला निबंध है नाखून क्यों बढ़ते हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। ये उनके द्वारा लिखा गया ललित निबंध है। अब नाखून क्यों बढ़ते हैं, इसको कवि ने बहुत ही, निबंधकार ने बहुत ही रोचक ढंग से बता रखा है कि उनकी छोटी लड़की उनसे आके प्रश्न पूछती है कि ये नाखून जो है वो क्यों बढ़ते हैं। तो इसमें कवि ने निबंधकार ने नाखूनों के बार बार काटे जाने पर भी उनका बढ़ना, इसका उन्होंने सभ्यता और विकास के साथ जोड़ा है कि किस प्रकार से सभ्यता जो है आगे बढ़ी है, विकास होता गया है। यानी कि बार बार उनको रोका गया है, काटा गया है, फिर भी वो आगे बढ़ते रहे। यानी विकास के रास्ते में अलग अलग रुकावटें आई है, फिर भी वो किस प्रकार से बढ़े हैं। नाखूनों का बढ़ना आदमी की पाश्विक प्रवृत्ति व संघर्ष चेतना का प्रमाण है। तो एक तरफ जहाँ इसके बढ़ने को विकास से जोड़ा गया है, वहीं दूसरी तरफ इसको पाश्विक प्रवृत्ति भी बताई गई है और संघर्ष और चेतना का प्रमाण भी माना गया है कि व्यक्ति जो है बार बार किस प्रकार से संघर्ष करता है, चेतना उसके अंदर जागृत होती है, ये सभी चीज़ों को जोड़ा गया है। नाखूनों का काटना सौंदर्य बोध व सांस्कृतिक चेतना का प्रतीक है, ये भी बताया गया है। भारतीयता की महत्ता, सामाजिक व्यवस्था, राजनीतिक चिंतन, भाषा, संस्कृति
आदि पर प्रकाश डाला गया है। यानी कि भारतीय संस्कृति की क्या महत्ता है, सामाजिक क्या व्यवस्थाएं हैं, अलग अलग जो है उन्होंने इस चीज़ को अगर बात की जाए तो आदि मानव से इसकी शुरुआत करके फिर किस प्रकार से जो विकास का दौर है वो बढ़ता गया है, अलग अलग उदाहरणों के द्वारा बहुत अच्छे तरीके से हज़ारी प्रसाद द्विवेदी ने एक नाखून जैसे छोटे से टॉपिक को लेके बहुत बड़ी जो है इसमें बात कही है, बहुत बड़ी चीज़ों का जिक्र किया गया है। तो चलिए ये थे आपके 4 निबंध जो कि बिहार स्टेट में पूछे गए हैं। तो चलिए आप सभी को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कोई जानकारी चाहिए तो वह भी ज़रूर पूछिएगा। धन्यवाद।